आज हम आपको बताएंगे भारत के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौत की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। वैज्ञानिकों की मौत की फहरिस्त बहुत लंबी है। यह महज एक संजोग है या साजिश? यह बड़ा सवाल है। आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। दरअसल राजनीति के खेल में हम इस कदर मशगूल हो चुके हैं कि गंभीर विषयों पर बात करने के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं। हमें से अधिकांश लोग इस विषय को ठीक से नहीं जानते हैं। नतीजा यह कभी भी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा नहीं बन सका। आप पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो चौंक जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसमें विदेशी ताकतें लगी होंगी। यह आधा सच है। पूरा सच तो यह है कि हमारे देश में काम करने वाली एक खास विचारधारा की आड़ लेकर कई लोग इस काम में लगे हैं। यह सिलसिला नई नहीं है, बल्कि आजादी के दिनों से चली आ रही है। आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बातें समझते देर नहीं लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर के सेगमेंट में आज बात कर रहे हैं देश के वैज्ञानिकों की, जो किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम पूरा करने से पहले ही रहस्यमय तरीके से मौत की आगोश में समा गए। कई ऐसे हैं जिन्हें आज भी मारने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इन खबरों को हमने कभी भी गंभीरता से लिया ही नहीं, लिहाजा इस पर बात करना आज बहुत जरूरी हो गया है। कुछ साल पहले की बात है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, जिनका नाम है डॉक्टर तपन मिश्र, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि पिछले 3 साल में करीब 3 बार उनके भोजन में जहर मिला दिया गया है। उन्होंने भारत सरकार को पूरी बातें बताई। सरकार ने अपने तरीके से काम भी किया, पर एक वैज्ञानिक को मारने की कोशिश करने वाला कौन हो सकता है? यह बड़ा सवाल है। तपन मिश्र के दावों की गंभीरता को देखें और फिर वैज्ञानिकों के रहस्यमय मौत के इतिहास को देखें तो जानकारी चौंकाने वाली है। हमारे टॉप के कई वैज्ञानिकों की संदेहास्पद तरीके से मृत्यु हो चुकी है। बरसों बीत गए, आज भी वैज्ञानिकों के मौत की गुत्थी उलझा हुआ है, यानी सुलझा नहीं है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई से लेकर के जोशी और आशीष अश्विन तक भारत के कई शीर्ष वैज्ञानिकों की अप्रत्याशित तरीके से मौत की फहरिस्त बहुत लंबी है। एक एक करके आज आपको पूरी बात बताएंगे। इससे पहले एक फिल्म की चर्चा कर लेते हैं। जी हां, फिल्म का नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। दरअसल यह फिल्म भारत के एक मशहूर वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन संघर्ष पर बनी है। निर्देशक आर माधवन ने विज्ञान जगत की एक गुमनाम हस्ती को अचानक से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। यह फिल्म एक वैज्ञानिक के जीवन संघर्ष और राजनीति की कुंठित मानसिकता का बहुत ही सटीक छायांकन है। फिल्म अच्छी है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। दरअसल नंबी नारायण एक एयरोस्पेस साइंटिस्ट हैं। वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में स्पेस रिसर्च से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सरल शब्दों में कहें तो उनकी टीम भारत के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाने के काम में जुटी हुई थी। अमेरिका सहित दुनिया के तमाम बड़े देश भारत को क्रायोजेनिक इंजन बनाने से रोक देना चाह रही थी, पर नंबी नारायण रुकने को तैयार नहीं थे। कहा तो यह भी जा रहा है कि 90 के दशक में ही उनकी टीम क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बहुत ही करीब पहुंच चुका था, पर काश ये हो न सका। कहते हैं कि नंबी नारायण की कहानी
देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि कैसे एक देशभक्त वैज्ञानिक को राजनीति के साजिश में फंसाकर देश का गद्दार घोषित कर दिया जाता है। वैज्ञानिकों को टॉर्चर किया जाता है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। उनकी कथा सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अमेरिका में अच्छी सैलरी का ऑफर ठुकरा कर भारत को शिखर पर लाना चाहने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ जय विज्ञान बोलने से कुछ नहीं होगा, हकीकत को समझना होगा। बात वर्ष 1994 की है। महीना अक्टूबर का था। तिरुवनंतपुरम से केरल की पुलिस एक महिला को गिरफ्तार करती है। उसका नाम मरियम रसीदा है। वह खुद को मालदीव की रहने वाली बताती है। महिला पर आरोप लगा कि उसने भारत के स्वदेशी तकनीक से विकसित होने वाली क्रायोजेनिक इंजन का कुछ सीक्रेट पाकिस्तान को उपलब्ध करा दिया। केरल की पुलिस महिला से पूछताछ करती है और उसके बयान को आधार बनाकर केरल पुलिस ने क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण और उनके टीम के वैज्ञानिक डी शशि कुमारन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद रूसी स्पेस एजेंसी के एक भारतीय प्रतिनिधि एसके शर्मा और फौजिया हसन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सभी लोगों पर इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को उपलब्ध कराने का आरोप है, या इस आरोप को इन पर मढ़ दिया जाता है। गिरफ्तारी के समय स्पेस साइंटिस्ट नंबी नारायण रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। जाहिर है अब इस प्रोजेक्ट पर काम रुक गया और भारत कई दशक पीछे चला गया। अमेरिका यही चाहता था। उन दिनों केरल में वामपंथ की सरकार थी, जबकि खेल पूंजीवाद का चल रहा था। मामला इसरो से जुड़ा हुआ था, लिहाजा केंद्र की सरकार ने सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी। सीबीआई ने जब जांच शुरू किया तो अधिकारी हक्के बक्के रह गए। पूरा का पूरा आरोप फर्जी और प्रायोजित था। केरल की पुलिस और वहां की इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत इस हरकत से देश को बहुत नुकसान हो गया। सवाल उठता है कि केरल पुलिस के अधिकारी ने ऐसा क्यों और किसके कहने पर किया। इस बीच अप्रैल 1996 में सीबीआई ने अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि यह पूरा मामला ही फर्जी है। सीबीआई की जांच से पता चला कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से नंबी नारायण और उनकी पूरी टीम को झूठे केस के तहत फंसा दिया गया। जांच में और भी कई खुलासे हुए। केरल की सरकार पर सवाल भी उठने शुरू हो गए। जाहिर है इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। भारत में यही होता है। असली मुद्दा गौन पड़ने लगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। भारत की राजनीति में यह नई बात नहीं है। हम अक्सर तू मैं करके गंभीर विषय को गौन कर देते हैं। साइंटिस्ट नंबी नारायण के मामले में भी यही हुआ। इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि साइंटिस्ट नंबी नारायण पर मनगढ़ंत आरोप लगाने वाले केरल एसआईटी के टीम लीडर सीवी मैथ्यू को बाद के दिनों में केरल की सरकार ने राज्य का डीजीपी बना दिया। जी हां, डीजीपी, यानी भारत को स्पेस रिसर्च को पीछे ढकेलने वाले अधिकारी को सजा देने की जगह उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। इस एक पंक्ति में बहुत कुछ छिपा है। आप चाहें तो इसको डीकोड करके खुद ही बात को समझ सकते हैं। केरल सरकार के बड़े अधिकारी सीवी मैथ्यू के अलावा तब के एसपी के जोशुआ और एस विजयन की भूमिका भी सवालों के घेरे में थी। इधर सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर मई 1996 में कोर्ट ने सभी वैज्ञानिकों को, प्रोजेक्ट से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को रिहा कर दिया। केरल की सरकार को यह मंजूर नहीं था। वह वैज्ञानिकों की रिहाई से बौखला गई और दोबारा जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की मांग को खारिज कर दिया। बाद के दिनों में नंबी नारायण की याचिका पर
सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को उनके खिलाफ सारे नेगेटिव रिकॉर्ड को हटाकर उनके सम्मान को दोबारा बहाल करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने दे दिया ये आदेश। हालांकि इससे देश को जो बहुत बड़ा नुकसान हो गया उसका क्या होगा, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इस घटना से केरल की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ा, वह सर पर दौड़ती रही। बड़ा सवाल यह कि राजनीति में महज जीतने के लिए हम और कितना गिरेंगे, यह बात अब आपको सोचना है, हम सबको सोचना है। इधर केंद्र की सरकार ने वर्ष 2019 में नम्बी नारायण को पद्म भूषण देकर सम्मानित कर दिया है, पर इसकी क्या गारंटी है कि आगे कोई ऐसा नहीं करेगा, मतलब किसी वैज्ञानिक को नहीं फंसाया जाएगा। खैर, अब बात महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की करते हैं। कहा जाता है कि होमी जहांगीर भाभा कुछ वर्ष और जिंदा रह जाते तो भारत का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बहुत पहले ही मुकाम पर होता। एक रहस्यमय विमान दुर्घटना में भाभा की मौत हो गई। कहा जाता है कि भाभा की मौत के पीछे साजिश थी ताकि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके। सच क्या है, इसका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। भाभा की दिलचस्पी फिजिक्स में थी। उन्होंने साल 1934 में कॉस्मिक रे पर रिसर्च करके दुनिया को चौंका दिया था। साल 1939 में वे अमेरिका से लौटकर भारत आ गए और यहीं रह गए, यहीं पर रहकर रिसर्च शुरू कर दिया। भाभा ने साल 1945 में इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। भाभा जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसे अमेरिका बहुत चिंतित हो गया था। यह उन दिनों की बात है। कहा जाता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने साजिश के तहत भाभा का प्लेन क्रैश करवा दिया। हालांकि यह बात आज तक साबित नहीं हो सका, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। साल 1966 में भाभा जिस एयर इंडिया की फ्लाइट से सफर कर रहे थे, वह माउंट ब्लैक की पहाड़ियों के पास हादसे का शिकार हुआ था। कहा जाता है कि विमान में पहले धमाका हुआ, उसके बाद विमान क्रैश हो गया। सच्चाई क्या है, इसको लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। इस कड़ी में दूसरा बड़ा नाम है विक्रम साराभाई की। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान आज जहां भी है, उसकी कामयाबी के पीछे विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान है। साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है, लेकिन मात्र 52 साल की उम्र में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कहते हैं कि विक्रम साराभाई आणविक ऊर्जा से इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे थे। केरल में एक कार्यक्रम को संबोधित करने गए हुए थे और वहीं अपने कमरे में मृत पाए गए, जबकि पहले से वे बिल्कुल सामान्य थे। साराभाई की बेटी मल्लिका ने दावा किया था कि उनके पिता की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी और उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं था, मतलब वो बिल्कुल स्वस्थ थे। फिर मौत कैसे हो गई? ताज्जुब की बात यह है कि इतने बड़े वैज्ञानिक रहे विक्रम साराभाई का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे उनके मौत का रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। अब बारी थी प्रतिभावान वैज्ञानिक लोकनाथन महालिंगम की। बात तब की है जब लोकनाथन कर्नाटक के केगा एटॉमिक पावर स्टेशन में कार्यरत थे। लोकनाथन के पास देश की सबसे संवेदनशील परमाणु जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा था। जून 2008 की सुबह लोकनाथन मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले, लापता हो गए और 5 रोज बाद उनका शव बरामद हुआ। उनका भी आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में कहा गया कि टहलने के दौरान तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया होगा। सोचिए, कुछ लोग कहने लगे कि उन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली हो। अपहरण के बाद उनकी हत्या की बातें भी कई लोग कहने लगे, पर आज भी उनकी मौत की गुत्थी उलझी हुई। किसी को नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हो गई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक एम पद्मनाभन अय्यर की 23 फरवरी 2010 को रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मुंबई के उनके अपने ही घर के बरामदे में उनका मृत शरीर पड़ा हुआ था, जबकि पहले से वह भी बिल्कुल स्वस्थ थे।
उनका उम्र उस समय मात्र 48 साल था। फॉरेंसिक जांच हुई पर मौत का कारण पता नहीं चला। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स और दूसरी तरह की जांच की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और इस फाइल को भी क्लोज कर दिया। मुझे नहीं मालूम है कि इस जानकारी का आप पर क्या असर होगा, फिर भी बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा काम है और हम इसको आगे भी करते रहेंगे। जो लोग राजनीति खेलने में लगे हैं, कौन जीता कौन हारा इसमें लगे हैं, ऐसे लोगों को शायद मेरा यह रिपोर्ट पसंद भी नहीं आएगा। पसंद और नापसंद हम आप पर छोड़ते हैं। बहरहाल मेरे पास लिस्ट अभी और है। इसमें अगला नाम आता है परमाणु वैज्ञानिक के जोशी और अभीश अश्विन का। जोशी और अश्विन देश के पहले परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत के संवेदनशील प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। बात अक्टूबर 2013 की है। विशाखापत्तनम की एक रेलवे लाइन पर उनकी लाश मिली। आप सोच सकते हैं, तो सोचिए कि हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ एक के बाद एक यह क्या हो रहा है। कहते हैं कि 34 साल के जोशी और 33 साल के अश्विन की पोस्टमार्टम जांच में पता चला कि उनकी मौत जहर खाने से हुई। सवाल उठता है कि जहर खाने के बाद दो वैज्ञानिकों का शव, इतने वरिष्ठ वैज्ञानिकों का शव एक साथ रेलवे लाइन पर कैसे पहुंच गया। भारत में इस सवाल को राजनीति के गलियारे में टाल देने की परंपरा रही है। यहां भी यही परंपरा का निर्वाह कर दिया गया। कौन है जो एक के बाद एक हमारे वैज्ञानिकों को मार रहा है। खैर, इस बीच हरियाणा के एक RTI के जवाब में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है। इन आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2009 से वर्ष 2013 के बीच, यानी सिर्फ 4 साल में भारत के कुल 11 परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो चुकी है। इनमें से 8 ऐसे वैज्ञानिक हैं जो या तो विस्फोट में मारे गए या उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला। कुछ की मौत समुद्र में डूबने की वजह से भी हो गई, ऐसा बताया गया है। वैज्ञानिकों की यह रहस्यमय मौत केवल एक घटना है या फिर कोई साजिश। सवाल उठता है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल यह भी कि ऐसे संवेदनशील मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराने की जगह फाइलें क्यों बंद कर दी जाती है। फिलहाल तो परमाणु वैज्ञानिकों की मौत का यह आंकड़ा बहुत ही चौंका देने वाला है। पता नहीं आप इसको किस रूप में देखेंगे। यदि आप संवेदनशील हैं और आपके मन में कोई सवाल उठता है तो कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे भी बता सकते हैं। मुझे आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।